और शेल कंपनियों की आड़ में करोड़ों रुपए का घपला करने के आरोप में चीन के नागरिकों, कंपनियों और उनके भारतीय सहयोगियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स ने दिल्ली, गाजियाबाद और गुड़गांव में 21 जगहों पर छापेमारी की है। आरोप है कि कुछ भारतीयों की मदद से इन चीनी नागरिकों ने कई शेल कंपनियां बनाकर हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए करोड़ों रुपए के अवैध ट्रांजैक्शन किए हैं। जांच में पता चला है कि चीनी नागरिकों के जाली कंपनियों में 40 से ज्यादा बैंक खाते हैं। इन बैंक खातों की 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा गैर कानूनी लेन देन है। मुकेश सिंह सेंगर हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ और अपडेट्स हैं वो हम आपको दे देते हैं। इस मामले में चीन के एक और नागरिक लियो संग को पकड़ा गया है, जो भारत में चार्ली पंग के नाम से रह रहा था। उसके पास से मणिपुर के पते से बना हुआ एक फर्जी भारतीय पासपोर्ट भी बरामद हुआ। उसके फर्जी नामों से 8 से 10 बैंक अकाउंट हैं, जो चाइनीज कंपनियों के लिए भारत में हवाला ऑपरेशन देखता था। एक बड़ी कार्रवाई है अदिति। बिल्कुल, और जिस तरह से सामने निकल कर आ रहा है कि कई फर्जी बैंक अकाउंट्स जो हैं वो बना रखे थे, 1000 करोड़ से ज़्यादा का लेन देन हो चुका है, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो की जा रही थी। और सिर्फ चीन ही नहीं, शारिक कई ऐसे देश हैं जहां से इस तरह की मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो लगातार की जाती है। कई लोग इसमें शामिल होते हैं और यहाँ पर बैंक कर्मचारियों, सीए जैसे जो लोग हैं, उनके शामिल होने के सबूत मिले हैं। तो एक तरह से इनकम टैक्स विभाग की एक बड़ी छापेमारी है और इसमें कई और, अगर जब छापेमारी होती है इस तरह की, तो कई और बड़े जो खुलासे हैं वो भी निकल कर सामने आते हैं। कई और लोग जो हैं उनके सुराग मिलते हैं। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जाएगी। और लगातार हम देख रहे हैं कि चीन से जिस तरह के संबंध चल रहे हैं, तनाव लगातार बना हुआ है और अब ये चीनी शेल कंपनियों पर अब शिकंजा कस रही है हमारी एजेंसियां। मुकेश हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे मुकेश के पास चलते हैं। मुकेश, ये पूरा सिंडिकेट काम कैसे कर रहा था और कितने लंबे वक्त से? अब कामयाबी मिली है, लेकिन इतने दिनों तक ये अपने मकसद में कामयाब कैसे रहे थे? देखिए, बिल्कुल इसमें कुछ चीनी नागरिक शामिल हैं जो कि अपने भारतीय कुछ काउंटर पार्ट्स के सहयोग से इन्होंने बहुत सारी शेल कंपनीज बना रखी थी और इन शेल कंपनीज के जरिए जो चाइना कंपनी है वो हवाला के जरिए कारोबार करती थी। अभी तक जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गुरुग्राम, दिल्ली और गाजियाबाद में छापेमारी की है, इस छापेमारी में 1000 से ज्यादा करोड़ के लेन देन की जानकारी मिली है और ये पूरा काम हवाला के जरिए चल रहा था। यहां तक कि चीन की कंपनी की नियंत्रित कंपनी है, उसने जो है 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था और बोगस बिल के जरिए ये पैसा भी ले लिया था। इस तरह की बात सामने आई है। इसमें एक चीन का नागरिक पकड़ा गया है जो कि एक गलत नाम से भारत में रह रहा था और उसने एक पासपोर्ट बनवाया हुआ था जो कि मणिपुर से बना हुआ था और इस पासपोर्ट में फेक नाम लिखा हुआ था। उसके 8 से 10 अकाउंट थे और ये सारे अकाउंट भी फेक नाम से खोले गए थे। तो इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पकड़ा है और ये जानकारी मिली है कि चीनी कंपनियों के बिहाफ पे ये सारा हवाला का जो ऑपरेशन था ये यही नागरिक देख रहा था। तो कुल मिलाकर अभी 1000 जगहों पर छापेमारी की है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने और ये जो रैकेट है ये अभी और बड़ा हो सकता है। इसमें लेन देन के जो मामले हैं वो अभी 1000 करोड़ के आए हैं और ज्यादा हो सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये कहना है कि चीन की कंपनियों को हवाला के जरिए पैसा पहुंचाया जा रहा था और पूरा जो ऑपरेशन है इसमें ये जो एक चीनी नागरिक है जो गलत नाम से यहाँ पर रह रहा था वो सारा ये काम देख रहा था। इसमें कुछ और भी लोग इन्वॉल्व हैं, जिसमें सीए हैं, कुछ बैंक कर्मी हैं, ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं। इनकी भी जांच चल रही है और कुछ भारतीय लोग भी इसमें शामिल हैं जो कि इनका सहयोग कर रहे थे, उनके बारे में भी जांच चल रही है। तो कुल मिलाकर एक हवाला का बड़ा कारोबार चीनी नागरिक कुछ भारतीय लोगों के सहयोग से चला रहे थे और ये सारा जो पैसा था वो चाइनीज कंपनीज को हवाला के जरिए पहुंच रहा था और इन लोगों ने बहुत सारी शेल कंपनीज बनाई हुई थी और उन शेल कंपनीज के जरिए ये सारा पैसा चाइना पहुंचाया जा रहा था। जी, शुक्रिया मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक बड़ी कामयाबी, कार्रवाई जारी है।
और उधर चीन से भारत में होने वाले आयात में भारी कमी आई है। अगर जनवरी से जुलाई के बीच की बात करें तो पिछले साल की तुलना में इस साल आयात 24.7% तक गिर गया है। और इसे भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के असर के तौर पर देखा जा रहा है। एक सेंटिमेंट है पूरे देश में चीन के सामान के विरोध में और शायद उसी का असर है। एक पूरी रिपोर्ट हिमांशु शेखर की। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव और भारतीय बाजार में चीनी सामानों के आयात पर लगाई जा रही सीमित रोक का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। चीन सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स की तरफ से 8 अगस्त को जारी ताजा ट्रेड डाटा के मुताबिक जनवरी से जुलाई 2020 के बीच भारत में चीन से होने वाला आयात 32.28 अरब डॉलर रहा, जो जनवरी से जुलाई 2019 के मुकाबले 24.7% कम हो गया है। जबकि इस दौरान कुल व्यापार में 18.6% की गिरावट आई है। फूड ऑफ द नेशन पोल देख रहा था जिसमें लगभग 90% लोगों ने कहा है कि नहीं, हम भारत में बनाया हुआ सामान इस्तेमाल करना चाहते। हम जो देश हमारे साथ सही सलूक ना करे उनका सामान नहीं लेना चाहते। 90% लोगों ने कहा कि नहीं, ये जो रिस्ट्रिक्शन सरकार लाई है, जो रोक लगाई है विदेश से कुछ सामानों पे, ये सही काम किए। और आप जानते हैं हमने कई चीजों में अभी पहल की है कि कैसे भारत में उत्पादन बढ़े और विदेश पे हम ना निर्भर हो। मोबाइल फोन एक सक्सेस स्टोरी है भारत की। अब मोबाइल फोन के कंपोनेंट्स भी भारत में बने, उसके लिए एक बहुत अच्छी स्कीम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की बनी है। दरअसल गलवान घाटी में चीनी हिंसा के बाद भारत ने आक्रामक तरीके से पावर और सोलर एनर्जी सेक्टर में चीनी कंपनियों से आयात पर सीमित प्रतिबंध लगाया। कस्टम्स ड्यूटी बढ़ाने से लेकर चीनी पावर इक्विपमेंट्स के सरकारी निरीक्षण को अनिवार्य किया गया। छोटे बड़े कलर टेलीविजन सेट्स के आयात पर सीमित प्रतिबंध, लाइसेंस अनिवार्य किया। चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध, टायर और अगरबत्ती के आयात पर सीमित रोक लगाई और मोबाइल फोन उत्पादन में चीन पर आयात निर्भरता कम करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम शुरू की। अभी राखी पर 4000 करोड़ रुपए के व्यापार की चपत देश ने चीन को लगाई है। और आने वाले समय में जो भी त्यौहार हमारे जितने भी आने वाले हैं दिवाली तक, वो सारे त्यौहार बिल्कुल भारतीय सामान के साथ ही उनका सेलिब्रेशन होगा और एक बड़ा झटका चीन को उसके द्वारा भी लगेगा। तो ये जो आंकड़ा 24% का है वो आगे और बढ़ने की संभावना है। पिछले करीब एक महीने में भारत सरकार ने पावर और सोलर एनर्जी सेक्टर के साथ साथ कलर टेलीविजन सेट्स और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भारत की चीनी कंपनियों पर आयात की निर्भरता को कम करने के लिए कई बड़े फैसले किए हैं। आने वाले महीनों में जब इन फैसलों को जमीन पर गंभीरता से लागू किया जाएगा तो चीन पर भारत की जो आयात को लेकर निर्भरता है वो धीरे धीरे और कम होगी। साफ है, भारत और चीन के बीच आर्थिक संबंध अब बड़े बदलाव की तरफ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तो सुबह के 9 बज चुके हैं। एक बार फिर हमें आपके साथ तो राजस्थान की अगर बात करें तो खत्म नहीं हो रही है खटास। पायलट की वापसी के बाद भी विवाद खत्म नहीं। जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में कांग्रेस विधायकों की बैठक हुई और बैठक में बागी विधायकों के खिलाफ आवाज उठाई। विधायकों ने कहा बागियों की वापसी ना हो। उधर लीडरशिप ने कहा है कि आला कमान की बात माननी होगी। जैसलमेर से आज जयपुर लौट आएंगे मुख्यमंत्री गहलोत और उनके साथ जो समर्थक विधायक हैं। जयपुर में होटल फेयरमॉन्ट में रुकेंगे गहलोत समर्थक विधायक जो हैं, क्योंकि 14 अगस्त से शुरू होने जा रहा है विधानसभा का सत्र। पायलट और उनके समर्थक कल पहुंच चुके हैं जयपुर। पायलट और गहलोत की मुलाकात कब होगी ये अभी तय नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि फिलहाल तनाव जो है वो गहलोत के खेमे में लगातार बना हुआ है। उधर प्रियंका गांधी की पहल के बाद राहुल गांधी और सचिन पायलट की दोस्ती बनी रही, उनकी घर वापसी हुई है। लेकिन राजस्थान में गहलोत समर्थक विधायकों के रुख से लगता है कि ये खटास अभी खत्म नहीं हुई है। इधर खुद को निकम्मा कहे जाने की टीस सचिन पायलट के मन में भी बनी हुई है। एज अ रिपोर्टर अलग बात है, लेकिन जब एज ए इंडिविजुअल मुझे कोई निकम्मा या नकारा कहता है तो बहुत खराब लगेगा। जब अशोक गहलोत साहब ने आपको निकम्मा और नकारा कहा, आपने टीवी पर देखा, आपको कैसा लगा? कैसा लग सकता है? मैं राजनीति करता हूँ, मैं भी तो इंसान हूँ। मुझे बड़ी पीड़ा हुई, मुझे बड़ा दुख हुआ
आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि विरोध हो सकता है, असहमति हो सकती है, राजनीतिक अनबन भी हो सकती है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया, मैं आहत था सच में। और लेकिन मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। मुझे लगा कि मैं आज इस पर रिस्पॉन्ड करूंगा तो वो एक सभ्य राजनीति का परिचय नहीं है। और मेरे संस्कार ऐसे हैं कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो उम्र में बड़े हैं, उनका पूरा सम्मान करना पड़ता है, और मैं करता भी मन से। अशोक गहलोत साहब मेरे से उम्र में, अनुभव में ज़्यादा बड़े हैं, मैंने हमेशा उनका रिगार्ड किया, रिस्पेक्ट किया व्यक्तिगत तौर पर। लेकिन काम करने के तरीके में, वादों के निर्वहन करने में, सरकार को चलाने में अगर मुझे लगता है कि सुझाव देना ज़रूरी है, कुछ ऑल्टर करना पड़ेगा, कुछ चेंज करना पड़ेगा, तो वो मैं पहले भी दिया था, आज भी दिया है, और भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी तब भी दूंगा। और हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला, जो लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। सौरभ, ये जो गहलोत खेमे के विधायकों की नाराजगी है, ये सिर्फ नाराजगी तक का ही मामला है या फिर 14 अगस्त को किसी तरह की दिक्कत हो सकती है? क्योंकि लगातार गहलोत ये दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार पर कोई खतरा नहीं है। क्या सरकार पर खतरे जैसी कोई बात नजर आ रही है? देखिए अदिति, सरकार पर खतरा नज़र नहीं आता है, और जो विधायक जो नाराज़ हो रहे हैं उसमें सबसे बड़ा कारण तो एक ये है, जाहिर सी बात है कि ये 19 विधायक बागी हो गए थे। कुछ विधायकों ने कहा कि इन विधायकों की वजह से कांग्रेस को नेशनल एम्बैरेसमेंट उठानी पड़ी, यानी राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को शर्मिंदा होना पड़ा इन विधायकों की वजह से, और इनको अगर वापस लाया जा रहा है तो गलत है, और वापस ला करके इनको अगर कुछ अवार्ड या रिवॉर्ड, यानी इनको कोई पद दिया जाता है, तो उससे भी ज़्यादा ख़राब है। देखिए अदिति, इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो बसपा के जो 6 विधायक कांग्रेस में आए, उसके अलावा कुछ इंडिपेंडेंट एमएलए जैसे संयम लोढ़ा जैसे एमएलए जो अशोक गहलोत के साथ रहे, उनको लग रहा था कि अशोक गहलोत के साथ देने का उनको कोई इनाम मिलेगा, यानी हो सकता है जब रिशफल हो तो कोई मंत्री पद मिल जाए या संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए। लेकिन अब जब 19 विधायक आए हैं तो जाहिर सी बात है, सचिन पायलट कह रहे हैं उनको खुद के लिए कोई पद नहीं चाहिए, लेकिन जो विधायक और जिन्होंने उनके साथ लाठियां खाए हैं उनकी सम्मान कराने की जिम्मेदारी उनकी है। यानी इंडिकेशन ये है कि सचिन पायलट के कुछ खेमे के विधायकों को वापस मंत्री बनाया जा सकता है। तो जब सचिन पायलट के विधायक बनेंगे मंत्री या पद मिलेगा उन्हें, तो जाहिर सी बात है जो अशोक गहलोत का साथ दे रहे थे कुछ विधायक, उनका पत्ता कटने लग सकता है। तो ये एक बड़ी वजह है कि कल जो सीएलपी मीटिंग हुई जैसलमेर में, वहाँ पर कुछ विधायकों ने विरोध किया है, लेकिन अशोक गहलोत ने उनको समझाया है कि पार्टी हाईकमान ने फैसला लिया है, एक कमेटी बनाई गई है 3 लोगों की जो इन पूरे मामले को देख रही है। तो आज थोड़ी देर बाद ये 102 विधायक अदिति वापस जयपुर आ रहे हैं, और इनको वापस फेयरमाउंट रिजॉर्ट ले जाया जाएगा, जहाँ पर वो जयपुर में रह रहे थे जैसलमेर जाने से पहले। उसके बाद हो सकता है कि आज सीएलपी मीटिंग बुलाई जाए, जिसमें कांग्रेस के बागी विधायकों और सचिन पायलट को भी बुलाया जाए, तो लेकिन वो अभी तक कंफर्म नहीं है। परसों असेंबली सेशन है, तो सरकार को कोई खतरा नज़र नहीं आता है। देखना ये होगा कि अशोक गहलोत विश्वास मत लाते हैं कि नहीं लाते हैं। अगर लाते हैं तो जाहिर सी बात है वो जीतेंगे और 6 महीने के लिए उनकी सरकार सुरक्षित हो जाएगी। तो हमें इंतजार करना होगा कि आज विधायक दल की बैठक होगी, अगर होगी तो सचिन पायलट अशोक गहलोत मिलेंगे। कैसी होगी मुलाकात, वो तस्वीर काफी दिलचस्प होगी। कर्नाटक में बेंगलुरु में सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर भड़के हिंसा के बाद पुलिस फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई। हिंसा में 60 से अधिक पुलिस वाले घायल भी हुए। बेंगलुरु के पुलकेशी नगर के कांग्रेस विधायक ए श्रीनिवास मूर्ति के एक करीबी ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट लिखा था, और इस पोस्ट के बाद सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस विधायक के घर पर हमला बोल दिया। विधायक के घर पर तोड़फोड़ की गई और आगजनी भी की गई। इसके बाद भीड़ ने केजी हल्ली थाने पर भी हमला कर दिया, यहां भी तोड़फोड़ की गई है। इधर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हंगामा करने वाले 40 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। केजी हल्ली और डीजी हल्ली थाना इलाके में कल सुबह तक के लिए कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। और हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी निहाल किदवई। निहाल, स्थिति इतनी खराब हो गई कि कर्फ्यू लगाना पड़ा है, 60 पुलिसकर्मी जो हैं वो यहां पर घायल हो जाते हैं। इस वक्त किस तरह की स्थिति है और आखिर मामला इतना बड़ा कैसे हो गया? देखिए, हालात अभी बिल्कुल काबू में हैं। अब से थोड़ी देर पहले बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर कमल पंत साहब से हमने बात की थी, और उन्होंने बताया कि इस हिंसा में पुलिस ने को मजबूरन फायर करना पड़ा, जिसमें 3 लोगों की इसमें मौत हो गई पुलिस फायरिंग में। उन्होंने साफ तौर पे ये बताया हमें। दूसरी बात जो उन्होंने ये बताया कि इस कर्फ्यू लगा दिया गया है कल सुबह तक, जैसा कि आपने भी बताया है। तीसरी बात यह है कि 60 के आसपास पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, और अब जो अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने और अपडेट लिया दूसरे अधिकारियों से, तो पता चला कि 100 के आसपास उपद्रवियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। हालात
इस जो ख़राब हुआ है उसके लिए निश्चित तौर पर स्थानीय दोनों ही पुलिस स्टेशन के साथ साथ जो सिटी इंटेलिजेंस का जो नेटवर्क है उसको जिम्मेदार माना जाना चाहिए। यहाँ पर सिटी इंटेलिजेंस का पूरी तरह से फेलियर है, इसलिए कि पिछले 5 दिनों से जिस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, कांग्रेस विधायक के एक करीबी को, वो इस तरह के पोस्ट लगातार सोशल मीडिया पर वो शेयर कर रहा था और इसको लेकर के कई बार हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक लोगों ने उसको समझाया भी था कि ऐसे पोस्ट ना शेयर करें, इससे यहाँ पर हिंसा हो सकती है और हालात यहाँ पर ख़राब हो सकते हैं। कल शाम में फिर उसने एक पोस्ट डाला और इसको लेकर के 2 समुदायों के बीच में यहाँ पर तनातनी हो गई। लेकिन जो सबसे अच्छी बात यह है कि पुलिस ने फ़ौरन कार्रवाई की, सारे जो पूरा इलाका है वहाँ पर काफ़ी सारे एनफोर्समेंट वहाँ पर भेजा गया और उसके बाद पुलिस ने जब 2-2.5 घंटे तक समझाने की कोशिश की, लोग नहीं माने तो फिर पुलिस को टीयर गैस सेल के बाद में फायरिंग करनी पड़ी। शुक्र निहाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो निहाल बता रहे थे कि कैसे ये हालात बिगड़े। वो शख्स 4-5 दिनों से इस तरह के पोस्ट कर रहा था, अगर वक्त रहते कार्रवाई की गई होती तो शायद नौबत यहाँ तक नहीं आती। और अब नजर डालते हैं टॉप न्यूज पर और बताते हैं कि वो 5 खबरें कौन सी हैं जिस पर एनडीटीवी के यूट्यूब चैनल पर जाकर आपको पोल करना है, बताना है पूरे दिन आप एनडीटीवी इंडिया पर किन खबरों को विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर राजस्थान से, जहां अभी भी खत्म नहीं हुई है खटास, अब गहलोत खेमा नाराज। दूसरी खबर, चीन शेल कंपनी की आड़ में 1000 करोड़ का घपला। तीसरी खबर, इस मॉनसून कोझिकोड जो कि केरल में है वहां से नहीं उड़ेंगे बड़े विमान। चौथी खबर भी दक्षिण के राज्य बेंगलुरु की, अगर हम बात करें कर्नाटक की, तो हिंसा के बाद यहां पर पुलिस फायरिंग हुई है, 3 लोगों की मौत हुई है। और आखिरी खबर है फिल्म अभिनेता संजय दत्त की, उनको 3rd स्टेज लंग कैंसर यानी फेफड़ों का कैंसर बताया जा रहा है और अमेरिका जाएंगे वो अपना इलाज करवाने के लिए। ये तमाम खबरों को हमने आपको दिखाया और अब आप बताइए किन खबरों को पूरा दिन आप विस्तार से देखना चाहते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।